सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी जंगम विष के बारे में। और इसमें अपन ने जो सर्प विष था, सर्प विष को अपन देख रहे थे। तो सर्प विष में अब तक अपन ने क्या क्या देखा वो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं अपन। देख, सर्पों के भेद देखा अपन ने कि देव और भौमिक सर्प बताए। फिर इनके बारे में देखा। सुश्रुत ने जो 5 टाइप के सर्प बताए, दर्विकर, मंडली, राजिमान, निर्विष, वेकरन। इनके बारे में अपन ने देखी कि किस में किस प्रकार के दोष की जो रहती है दुष्टि या किस प्रकार का दोष वो करता है, तो वो चीज़ अपन ने देखी। इनके टाइप देखे अपन ने, ये टाइप ही ध्यान रख लेना कि 26 टाइप के होते हैं। द्रविकर मंडली बताए 22 टाइप के, और राजिमान बताए 10 टाइप के। इसके बाद में निर्विष 12 टाइप, और व्याकरण बताए यहाँ पे 10 टाइप के। ठीक है। इसके बाद अपन ने देखा था कि आचार्य वाग्भट और चरक ने 3 ही बताए, कौन कौन से, द्रविकर, मंडली और राजिमान। निर्विष और व्याकरण जिन्होंने नहीं बताया। और फिर अपन ने लिंग भेद के आधार पे देख ली सर्पों की भेद, और फिर जाति के अनुसार भी अपन ने देखे। इसके बाद अपन ने क्षत्रिय, सर्प, वैश्य, शूद्र हुए, सर्प दंष्टाई। सर्प दंष्टाई कितने प्रकार की होती है वो चीज़ अपन ने देखी थी यहाँ पे। सर्प विष की मात्रा अपन ने देखी कि किस प्रकार होती है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखना, अच्छा लगेगा आपको। और सर्पदंश के हेतु कि सर्पदंश के क्या क्या कारण हो सकते हैं, सर्पदंश के प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो चीज़ भी अपन ने देखी। जिसमें सर्पित, रदित, निर्विष निर्विष बताया था। ठीक है। और इसके बारे में बताया जाए, जो वाग्भट के अनुसार जो 5 टाइप के होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुंडात, व्यालीड होते हैं, व्यालुप्त होते हैं, दंष्टक होते हैं, और दंष्ट निष्पीड़ित होते हैं। ठीक है। और विशिष्ट लक्षण अपन ने देखी। इसके बाद में अपन को जो चीज़ें देखनी थी, हाँ, ये देखनी थी अपन को कि इन सर्प विष के जो वेग होते हैं तो कितने वेग बताए हैं। तो सर्प विष के 2 वेग बताए। ठीक है। 1 मिनट, जस्ट गिव मी सेकंड। तो सर्प विष के कितने वेग बताए? तो सर्प विष के 7 वेग बताए। ठीक है। तो जो मेनली पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि सर्प विष के वेग और उनकी चिकित्सा बताइए। इसमें मैंने तीनों टाइप के लिखे हैं, दर्विकर, मंडली, राजिमान। लेकिन जो चीज़ याद रखनी है वो है दर्विकर की। मैक्सिमम टाइम दर्विकर पूछा जाता है। मंडली और राजिमान को एक बार देख लेना, उससे याद हो जाएगा। इसको जो याद करने की ट्रिक है, वो ऐसे है। जैसे अपन देखते हैं द्रविकर को। तो द्रविकर को जैसे प्रथम वेग, द्वितीय वेग, तृतीय वेग, चतुर्थ वेग, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले धातु दूषित होगी। रस के अंदर यहाँ होती नहीं, क्योंकि विष जो होता है सर्वप्रथम किसको, रक्त धातु को दूषित करता है। ठीक है। तो रक्त धातु की दृष्टि होती है। द्वितीय वेग के अंदर मांस धातु की दृष्टि, फिर मेद की, फिर फोर्थ नंबर पे जो होता है विष का कोष्ठ में प्रवेश होता है। ठीक है। यहाँ पे मतलब 3 तक तो अपने रक्त, मांस, मेद, और फिर कोष्ठ के अंदर चला गया। ठीक है। जिससे क्या होगी, कफ दोष की वृद्धि होगी। ये चीज़ अपन को याद रहनी चाहिए। इसके बाद में जो पंचम वेग होता है वहाँ पे वापस कौन कौन सा हुआ, रक्त हुआ, मांस हुआ, मेद हुआ। यहाँ पे अपना कौन सा, अस्थि वाला चालू हो गया। ठीक है। अस्थि। और षष्ठम वेग के अंदर कौन सी, मज्जा धातु। सप्तम वेग के अंदर शुक्र धातु हुआ। ठीक है। तो ये जो सप्त धातु है उनमें से कौन सी नहीं हुई, एक तो रस धातु नहीं हुई, और दूसरी चीज इसके अंदर रस धातु नहीं हुई थी। तो सप्त में से कौन सा है कि कफ दोष की वृद्धि हुई कोष्ठ में प्रवेश करके। तो इसका क्वेश्चन जैसे ही प्रवेश हुआ, कफ दोष की वृद्धि हुई। ठीक है। इसके बाद में जो अपन को जो चीज़ देखनी है इसमें, वो देखनी है कि जैसे प्रथम वेग के अंदर रक्त धातु की जैसे ही वृद्धि हुई तो रक्त कृष्ण वर्ण का हो जाएगा। ठीक है। रक्त पे शरीर जो जेठा चालक, जैसे रक्त के जो दुष्टि के जो लक्षण है, तो उस टाइप के लक्षण दिखने लगेंगे। प्रतीत होना और मुँह को छावता देखने को मिलेंगे, ये प्रथम वेग के लक्षण हो गए। ये अपन ने देख ली कि रक्त धातु से अपन कोरिलेट करके इसके जो लक्षण लिखेंगे वो मिल जाएंगे। ठीक है। द्वितीय वेग के अंदर अपन बात करें तो द्वितीय वेग के अंदर मास धातु की दृष्टि। अब जैसे ही मास धातु की दृष्टि होगी तो अपन को पता है कि जो कर्षण वर्ण है वो अति कर्षण वर्ण के अंदर चेंज हो जाता है। लसिका ग्रंथि में शोथ देखने को मिलेगा, शोथ देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल सामान्य लक्षण है मास धातु की। ठीक है। इसके बाद में अपन को दिया है तृतीय वेग। तृतीय वेग के अंदर अपन को ध्यान रखना है कि मेद धातु की दृष्टि होती है। दंश स्थान में कोत, कोत का मतलब होता है वो सड़ने लगेगा। ठीक है। क्योंकि मेद का एक जो सामान्य लक्षण होता है कि मेद क्या करता है, अगर दूषित होता है तो वो सड़ने लगता है। और यहाँ पे कहता है स्थान में कोत हो गया, और सिरो गौरवता, मेद धातु का जो लक्षण है वो क्या होता है, गौरवता उत्पन्न करता है। स्वेद प्रवृत्ति, क्योंकि मेद धातु की उदात्व है तो स्वेद प्रवृत्ति होगी। दृष्टि मान्यता, दृष्टि मान्यता याद रख लेना थोड़ा बहुत। और फिर चतुर्थ वेग, चतुर्थ वेग की अगर अपन बात करें तो चतुर्थ वेग में क्या होता है कि विष क्या हुआ, कोष्ठ में प्रवेश हुआ। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि चतुर्थ वेग के अग्रण पूछे जाते हैं कि विष क्या हुआ, कोष्ठ में प्रवेश हुआ। यहाँ पे धातु नहीं होता है, और कफ दोष की वृद्धि होती है। इसी के साथ एक दो चीजें और होती है यहाँ पे।
ये देखो, यहाँ पे होता है लाला प्रश्न, एक होता है तंद्रा, वामन और संधि स्फुटन, ये लक्षण भी देखे जाते हैं। ये चीज़ याद रहनी चाहिए। तो ये वो सामान्य लक्षण या द्रवी करके वेग अनुसार लक्षण हुए। ठीक है? इसके बाद में अपना आता है पंचम वेग। पंचम वेग के अंदर क्या होता है? अस्थि में प्रवेश होगा। अस्थि के साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जाती है, वो देखी जाती है कि प्राणवायु जो है, प्राणवायु की दृष्टि होती है। इसी के साथ है अग्नि की दृष्टि कहाँ देखी जाती है, तो वो पंचम वेग के अंदर देखी जाती है। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट हुआ। इसके बाद में अपना आता है मज्जा धातु में प्रवेश, हृदय के अंदर पीड़ा, अंग गोरोता। अपने देखी थी सिरो गोरोता कहाँ पे हो रही है, जहाँ पे मेल की दृष्टि हो रही थी। यहाँ पे केवल मज्जा धातु में प्रवेश होकर अंग गोरोता देखने को मिल रही है। हृदय में पीड़ा, मूर्छा, अतिसार, भ्रम, ये सामान्य लक्षण है, ये याद रख लेना। ठीक है? सप्तम वेग, सप्तम वेग बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्तम वेग के अंदर जो चीज़ देखने को रहती है अपन को, वो रहेगी कि व्यान वायु की दृष्टि। व्यान वायु की दृष्टि कहाँ देखने को मिलती है, तो वो सप्तम वेग के अंदर देखने को मिलती है। व्यान वायु की दृष्टि होगी शुक्र धातु के अंदर प्रवेश, और व्यान वायु की दृष्टि देखने को मिलेगी। कंधा, पृष्ठ और कटी मांसपेशियों में शिथिलता देखने को मिली। श्वास निरोध, शारीरिक और शारीरिक स्रावों नहीं, यहाँ पे शारीरिक स्त्रावों की वृद्धि, जो शारीरिक स्त्राव होते हैं उनकी वृद्धि यहाँ पे देखने को मिलती है सप्तम वेग के अंदर। तो ये हुए अपने सात वेगों के लक्षण। सबसे पहले रक्त, मांस, मेद और कोष्ठ में प्रवेश। इसके बाद में अपन को क्या देखने को मिल रहा है? अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु। ठीक है? इसके बाद में अपन को पता है कि अगर रक्त तत्व की दृष्टि, तो वो रक्त कर्षणमान का हो जाएगा, शरीर पे जेट हो जाएगा। जैसा दीप्ति वेग के अंदर मांस तत्व की दृष्टि, उससे क्या हो जाएगा? अति कर्षणमान लसीका ग्रंथियों में सौंफ और स्वेद देखने को मिलती है। मेद तत्व की जहाँ भी दृष्टि होगी, वहाँ पे क्या होगा? स्थान में खोत देखने को मिलेगा। सिरों पर होता है स्वेदत्ति प्रवृत्ति या स्वेद प्रवृत्ति और दृष्टिमानता देखने को मिलेगी। चतुर्थ वहाँ पे क्या होगा कि इसका कोष्ठ में प्रवेश होगा, कफ दोष की वृद्धि होगी, लाला प्रशय, तंद्रा, वामन, संधि स्फुटन देखने को मिलेगा। इसके बाद पंचम के अंदर अस्थि में प्रवेश, वेदना, एक का प्राण व अग्नि की दृष्टि, दाह देखने को मिलेगा। षष्ठम वेग में मिलेगा मज्जा धातु में प्रवेश, हृदय में पीड़ा, अंग कुरवता, मूर्छा, अतिसार, भ्रम, भ्रम देखने को मिलेगा। सप्तम वेग क्या देखा? शुक्र धातु में प्रवेश, व्यान वायु की दृष्टि, कंधा, पृष्ठ, कटी, मांसपेशियों में शिथिलता, श्वास निरोध, शारीरिक स्रावों की वृद्धि। ठीक है? इसके बाद में जो मंडली, राजिमान, ये है, इनका एक बार देख लेना, कोरिलेट करके लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है? इसमें आता है वेगों के अनुसार चिकित्सा। तो यहाँ पे भी जो चीज़ें लिखनी होती है, वो लिखनी होती है द्रवीकर की मेन। आपको कुछ के वेगों के अनुसार लक्षण और उसकी चिकित्सा लिखी है। तो जो चीज़ याद रहनी चाहिए वो रखना है अपन को, मेन मेन जो वर्ड होते हैं, जैसे रक्त मोक्षण। सबसे पहले रक्त मोक्षण, दूसरा अपन को अगदबान करवाना है। ठीक है? और तीसरा अपन को अंजन और नश्य। ठीक है? अंजन और नश्य करवाना है तृतीय वेग के अंदर। चौथे वेग के अंदर वामन और जीवाणु, इसको याद रखने के लिए CVY, जैसे CVV होता है, CVV नंबर होता है, वैसे याद रख लेना CVV। ठीक है? जहाँ पे और चतुर्थ हुआ, यहाँ पे वमन हुआ और यवागु हुआ। ठीक है? तो ये चीज हो गई अपनी चतुर्थ वेग के अंदर। कौन कौन सा? रक्त मोषण, अगध पान, अंजन और नशे, वमन और यवागु। अब अपन को पता है अगध पान जहाँ भी होता है, वह मधुर घृत के साथ रहता है। जो थेरेपेटिक यूटिलिटी ऑफ जो अगध रहता है, वो हमेशा काय के साथ करते हैं? मधु घृत मिश्रित रहता है। ठीक है? इसके बाद नश्य और अंजन विश्वास हुआ, कॉमन सी बात है। वामन और जवागु, यहाँ पे क्या रहेंगे अपना? वामन और जवागु का अपन उपयोग करेंगे। ठीक है? इसके बाद अपन देखते हैं पंचम, षष्ठम और सप्तम वेग में। तो पंचम और षष्ठम वेग क्या है? एक प्रकार की चिकित्सा है, वैसे इसमें ये याद रखना है कि शीतरोपचार करेंगे, विरेचन उपरांत गाय को पान करवाएंगे। ठीक है? तो ये दो चीज अपन को यहाँ पे याद रखनी थी, पंचम और षष्ठम में सेम चिकित्सा है। सप्तम वेग की चिकित्सा है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो शब्द लिखा है वो लिखा है कि कागपद बनाकर, कागपद बनाकर मिश्रित मांस रखा जाता है। तो ये MCQ में भी पूछा जाता है कि कागपद चिकित्सा किस वेग के अंदर की जाती है, तो वो की जाती है सप्तम वेग के अंदर। इसमें तीक्ष्ण अंजन और नश्य भी किया जाता है। अंजन और नश्य अपन ने कहाँ देखा? तृतीय वेग के अंदर देखा, तो तृतीय वेग वाली भी आ गई। और अवपीड़न, जो तीक्ष्ण अंजन और अवपीड़न नश्य हो गया। तीक्ष्ण शस्त्र से सिर्फ कागपद बनाकर मिश्रित मांस रखा जाता है। ये हुई अपनी वेगों के अनुसार चिकित्सा। ठीक है? रक्तमोक्षण, अगधपान, अंजन नश्य, वमन यवागु हुआ, शीतलोपचार और विरेचन उपरांत यवागु पान हो गया। इसके बाद तीक्ष्ण अंजन और पीड़न नश्य हो गया, और तीक्ष्ण शस्त्र से कागपद बनाना हो गया। ठीक है? ये हो गया अपनी सप्तम सप्तवेगम चिकित्सा। इसके बाद में सर, तो इसकी सामान्य चिकित्सा क्या कर सकते हैं?
यहाँ पे पूछा है सर्प विष की सामान्य चिकित्सा, वेग अनुसार पूछेंगे तो अपन वेगों के अनुसार लिखेंगे, अगर सामान्य चिकित्सा पूछा है तो ये चीज़ भी लिख सकते हैं और वेगों के अनुसार भी लिख सकते हैं। तो अरिष्ट बंधन कर सकते हैं। अब अरिष्ट बंधन का जो चीज़ याद रखनी है कि 4 से 7 अंगुल ऊपर रखा जाता है। किसी रस्सी, वस्त्र, वृक्ष की छाल आदि कसकर बांध देना चाहिए। अचूषण क्या होता है कि मुख में वस्त्र, बालू आदि भरकर दंश स्थान से रक्त चूषण करना चाहिए, वो अचूषण कहलाता है, ठीक है? इसके बाद में अपनाता है अग्निकर्म। जिस स्थान में अरिष्ट न बांधा जा सके, स्वर्ण आदि धातु से बनी सलाह हो, अग्नि तप करके जलती लकड़ी से दहन करवाते हैं, उसी क्या कहते हैं, अग्निकर्म कहते हैं। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कि मंडली सर्प में क्या होता है कि अग्निकर्म निषेध होता है। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि मंडली सर्प कौन सी प्रकृति का होता है, वो था पित्त प्रकृति होती है इसकी, है ना? ठीक है? अपन ने देखा था कि पित्त दोष को प्रकोपित करता है, तो अगर पित्त दोष प्रकोपित हुआ तो उसमें अग्निकर्म करेंगे तो वो क्या होगा, और ज़्यादा प्रकोपित होगा। इसलिए यहाँ पे अग्निकर्म चिकित्सा नहीं करते। इसके बाद में अपना पता है कि विष अतिशय उष्ण होता है, इसलिए अपन इसमें शीतल परिचय करवाते हैं। आचार्य भट्ट के अनुसार अगर पीड़ित व्यक्ति तुरंत ही किसी मिट्टी के ढेले जिस सर्प ने काटा उसे काट ले, ये लिखा है वाग्भट जी ने। आचार्य चरक ने क्या लिखा है कि विभिन्न प्रकार के मणि, हीरा, पन्ना, सर्व, मणि, वैदूर्य एवं अन्य विषनाशक औषधि धारण करनी चाहिए, विभिन्न प्रकार के औषधों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, ये चीजें लिखी है इन्होंने। इसके बाद अपन देखते हैं विशिष्ट चिकित्सा। विशिष्ट चिकित्सा की क्या लिखा है कि विष के कारण यदि कफ प्रदूषित हो तो पिपली, नागर, सार, मक्खन के साथ पीसकर प्रतिसारण के रूप में धन स्थान पर लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये विशिष्ट चिकित्सा में लिख सकते हो। और यहाँ पे एक और लिखा है कि जटामांसी, कुमकुम, पत्र, त्वक, रजनी, नत, चंदन, मनशीला, व्याघ्र, नख, सुरसा को जल में पीसकर पान करवा सकते हैं, नश्य कर सकते हैं, अंजन कर सकते हैं और लेप करवा सकते हैं। इस प्रकार की होती है विजन निषेध भी ठीक करता है, ये हुआ विशिष्ट चिकित्सा के अंदर। इसके बाद अपन देखते हैं स्नैक्स है, जो सर्प है उसका मॉडर्न पोर्शन अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ अपन को ये रहनी चाहिए कि ओफिडा जो शब्द यूज़ किया गया है वो स्नैक के लिए किया जाता है, ओफिडा, ठीक है। दो टाइप के मेजर स्नैक होते हैं, एक पॉइजनस होता है, एक नॉन पॉइजनस रहता है। पॉइजनस स्नैक क्या होगा, जिनके अंदर फैंग जो रहेंगे, फैंग्स फैंग्स क्या रहेंगे, हॉलो रहेंगे, स्पेशलाइज्ड टीथ रहेंगे, जिन्हें फैंग्स बोला जाता है, वो पॉइजनस स्नैक के अंदर होता है। इनके अंदर क्या होता है, वेनम होता है, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं, जो क्या होता है जिनके अंदर वेनम नहीं रहता, और क्या रहता है प्योर मस्कुलर पावर टू सबड्यू एंड किल दे प्रे, ठीक है। तो ये क्या होता है कि उसको जकड़ कर फिर उसे खत्म करते हैं, ठीक है। ये नॉन पॉइजनस स्नेक का। इसके अंदर अपन को देखने की 2500 स्पीसीज है, उनमें से लगभग 700 क्या होते हैं वेनमस है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, ठीक है। एक तो पॉइजनस हुआ, दूसरा नॉन पॉइजनस। इसके अंदर जो सबसे पहली चीज याद रखनी है, बेली स्केल्स। तो अपन को क्या याद रखना है कि पॉइजनस हमेशा कह रहा है कि जो बेली स्केल होंगे वो लार्ज होंगे, ठीक है। और इधर कौन से होंगे, स्मॉल होंगे नॉन पॉइजनस के अंदर। दूसरी चीज इससे जो कोरिलेट करेंगे, अगर ये वाले अगर लार्ज रहते हैं तो जो हेड रहेंगे, हेड वाले जो स्केल होंगे वो क्या रहेंगे, वो स्मॉल रहेंगे। और जो नॉन पॉइजनस है उसके अंदर क्या रहेगा, लार्ज रहेंगे। बस ये चीज़ याद रखनी है अपन को। पॉइजनस स्नेक को देखते हैं तो बेली स्केल क्या रहते हैं, उनके अंदर लार्ज रहते हैं, और जो हेड स्केल रहते हैं वो क्या रहते हैं, स्मॉल रहते हैं। इसी प्रकार नॉन पॉइजनस में क्या हुआ है कि स्मॉल स्मॉल उनके जो बेली स्केल हुए, और जो लार्ज है वो कौन से हुए, हेड वाले हुए, ठीक है। इसकी वजह से अपन देखते हैं फैंग्स। अब फैंग्स के बारे में जो चीज़ अपन कॉमनली देख सकते हैं कि इनमें क्या रहेगा, पॉइजन रहेगा पॉइजनस में। तो पॉइजन रहने के लिए क्या चाहिए कि जो फैंग रहते हैं वो होलो चाहिए, उनको खाली चाहिए, तभी तो पॉइजन वहाँ पे इकट्ठा हो पाएगा। इसलिए ये क्या होते हैं, होलो होते हैं। दूसरी तरफ जो नॉन पॉइजनस होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट एंड सॉलिड होते हैं। तीसरी चीज़ जो याद रखनी है इनके अंदर टेल, जो पॉइजनस होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, कंप्रेस्ड रहेगी, क्योंकि अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जिनके अंदर फैंग होलो है उनके अंदर कंप्रेस्ड है। क्यों, क्योंकि जो दूसरे है ब्लंट, क्योंकि नोट्स वो कंप्रेस्ड में, कंप्रेस्ड नहीं रहेगी तो थोड़ी लंबी देखने को मिलेगी अपन को, ठीक है। इसके बाद में अपन को हैबिट 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 के अंदर नोक्टुरल, दोनों टाइप के नोक्टुरल हो सकते हैं, या दिन के अंदर भी देखेंगे। अपन देखते हैं कि पॉइजनस स्नेक इनके अंदर क्या होता है कि बाइट मार्क अपन देखेंगे तो मेनली अपन को फैंग्स दिखेंगे, ठीक है। मेन तो फैंग्स होंगे, इसके साथ अपन को और नॉन पॉइजनस टीथ भी देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ अपन नॉन पॉइजनस देखते हैं तो उनके फैंग मार्क्स और अदर स्मॉल टीथ मार्क इसके अंदर मेनली देखने को मिलेंगे, कि अदर जो टीथ के जो मार्क है वो मेनली देखने को मिलता है नॉन पॉइजनस के अंदर। फैंग के मार्क्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। और फिर अपन बात करते हैं टाइप ऑफ
स्नेक। तो सबसे पहले अपन को जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है कि एक तो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, दूसरे अपने पास वेस्कुलोटॉक्सिक होते हैं और थर्ड अपने पास होते हैं मायोटॉक्सिक होते हैं। जो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं वो नर्वस सिस्टम जो सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, उसके ऊपर इफेक्ट करेंगे और उसे पैरालाइज करेंगे, ठीक है। दूसरे जो होते हैं वेस्कुलोटॉक्सिक, वो सीवीएस को, आई मीन जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, उसमें पॉइजनस करते हैं। थर्ड है जो मायोटॉक्सिक, वो काय के ऊपर करेंगे, वो मसल के ऊपर करेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास 3 टाइप ऑफ हो गए। सबसे पहले अपन देखते हैं न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक के अंदर क्या है, 2 फैमिली बताई जाती है। एलिपेडी फैमिली बताई जाती है और कोलुब्रेडी फैमिली बताई जाती है, ठीक है। तो एलिपेडी जो फैमिली है उसके अंदर कौन-कौन से आते हैं? उसके अंदर आते हैं कोबरा आता है, क्रेत आता है और कोरल स्नेक आता है। ये 3 चीज़ें याद रहनी चाहिए कि कोबरा, क्रेत और कोरल स्नेक, ये 3 किसके अंदर आते हैं? वो आते हैं न्यूरोटॉक्सिक के अंदर। कोबरा, यहाँ पे लिखा है मैंने कि नाज एंड किंग कोबरा अपन को देखने का मिलता है। क्रेत के अंदर कॉमन क्रेत हो गए और बैंडेड क्रेत हो गए, इनके जी पे कोरल स्नेक देखने को मिलते हैं। कोलोप्रेडी के अंदर कौन सा देखने को मिलता है? तो आरटीएम याद रखना है, इसके अंदर आरटीएम से याद रखना कि रेड स्नेक देखने को मिल रहा है, ट्री स्नेक देखने को मिल रहा है और माउंटेन टॉक्सिक वेस्कुलोटॉक्सिक के अंदर क्या चीज़ देखने को मिलती है? तो यहाँ पे देखने को मिलती है कि रसेल वाइपर देखने को मिलता है, सो स्केल्ड वाइपर, पिट वाइपर और रेटल स्नेक। यहाँ पे जो चीज़ याद रखनी कि वाइपर कौन से होते हैं, वी से वाइपर, वी से वेस्कुलोटॉक्सिक होते हैं, ठीक है। तो ये अपने हो गए दूसरे टाइप के। और रेटल स्नेक, एक तो याद रखना है कि रेट स्नेक किस में है, न्यूरोटॉक्सिक के अंदर। ये रेट स्नेक अपना यहाँ पे है न्यूरोटॉक्सिक के अंदर, ठीक है। और कोलुब्रिड्यूस की क्या है, फैमिली है। यहाँ पे रेटल स्नेक किस में आता है, वेस्कुलोटॉक्सिक के अंदर। और मायोटॉक्सिक के अंदर कौन सा आता है, सी स्नेक आता है, ठीक है। तो ये हुए अपने 3 टाइप के। और 4 वैरायटी ऐसी जो मोस्ट कॉमनली क्या करती है, पॉइज़न करती है। ठीक है, ये स्नेक बाइट जो करती है, वो कॉमन कोबरा हो गया, कॉमन क्रेट हो गया, रसेल वाइपर और स्केल्ड वाइपर। सो स्केल्ड वाइपर थोड़ा आगे पीछे हो गए तो सो स्केल्ड वाइपर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद में कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक मैंने लगाई है यहाँ पे। तो कॉमन कोबरा के बारे में क्या चीज़ ध्यान रख सकते हैं कि कॉमन कोबरा के अंदर पता जो हुड होता है वो थोड़ा प्रोमिनेंट रहेगा और हुड के ऊपर स्पेक्टाकल्स जो शेप्ड पैटर्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। जो कॉमन क्रेथ होता है, कॉमन क्रेथ के अंदर क्या चीज़ देखने को मिलती है? तो कॉमन क्रेथ के अंदर देखने को मिलता है जो ये रिंग्स होती है वो क्या होती है, हाफ बनी रिंग्स रहती है, ठीक है। और इसके बारे में और भी मॉर्फोलॉजिकल फीचर लिखे हैं, ये चीज़ एक बार आप लोग पढ़ लेना तो इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेल वाइपर है, रसेल वाइपर के अंदर क्या होता है कि वी शेप्ड मार्क देखने को मिलते हैं हेड के ऊपर और जो इसकी बॉडी उसके अंदर राउंडेड रो लाइक डायमंड शेप्ड पैचेस देखने को मिल रहे हैं अपन को, ठीक है। और इसके बाद में अपन देखते हैं सो स्केल्ड वाइपर। तो ये क्या होता है, सो स्केल्ड वाइपर, ये इसका भी क्या होता है, ट्रायंगुलर हेड रहता है। और जो ये रशियन वाइपर है उसका भी ट्रायंगुलर, दोनों वाइपर के अंदर क्या है, ट्रायंगुलर हेड है। और ईच फ्लैंक्स क्या करते हैं, बियर वेवी लाइंस एंड द बॉडी स्केल आर सेंटर्ड प्रोड्यूसिंग ए रेस्पिंग साउंड व्हेन रब्ड टुगेदर, ठीक है। तो ये चीज़ एक बार देख लेना आप। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है अमाउंट ऑफ वेनम पर वाइट, की कितना अमाउंट क्या होता है कि स्नेक देता है। तो सबसे पहले अपन को देखना है कि क्रेत क्रेत क्या रहता है कि लिथल डोज 6 mg की सबसे कम जो लिथल डोज है वो किसकी है, क्रेत की रहती है, ठीक है। और इसके बाद में सो स्केल्ड वाइपर है, उसके 8 mg, फिर कोबरा की 12 mg देखी जाती है और फिर वाइपर अगेन वाइपर है 15 mg देखी जाती है, ठीक है। तो जो चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है, क्रेत के अंदर कितना है, 6 mg है। सो स्केल्ड वाइपर के अंदर कितना है, 8 mg दिया है। कोबरा की लिथल डोज कितनी होती है, 12 mg। और रसेल वाइपर की होती है 15 mg। तो वाइपर से याद रखना ना कि वाइपर एक्टिंग इंटू जैसे 8 mg यहाँ हुआ और 16 से एक कम 15 mg यहाँ होगा, ठीक है। तो वाइपर वाइपर याद रखना, तो रसेल वाइपर में ज़्यादा होगा, एस आर याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास के एस सी आर हो गए, तो के एस सी आर हो गए, या इसे याद रखना कि कैसा सी पी आर, कैसा सी पी आर याद रख सकते हो इसको कि कैसा सी पी आर, ठीक है। इसके अंदर हो जाएगा अपना कौन सा, 8 हो गया, इसके बाद में सॉरी इसके अंदर हो गया 6 हो गया, इसके अंदर 8 हो गया और सी के अंदर कौन सा हो जाएगा 12 और आर के अंदर कौन सा हो जाएगा 15 mg हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि अप्रोक्स वेनम कितना देता है पर वाइट के अंदर। तो सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा ये याद रखना कि कोबरा कोबरा सबसे ज़्यादा वेनम रिलीज़ करता है पर वाइट के अंदर, वो कितना 170 से 300 mg, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है।
इसके बाद में 8 से 20 एमजी यहाँ पे क्रेत का हो गया, और 100 स्केल्ड वाइपर का आपने देखा कितना 20 से 30 एमजी हो गया, और कोबरा का 170 से 300 एमजी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में रसेल वाइपर जो अपन ने देखा 130 से 250 एमजी के समथिंग रहेगा। और फेटल पीरियड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फेटल पीरियड के अंदर अपन ने देखो यहाँ पे वाइपर दोनों जो वाइपर है वो कितने हैं डेज के अंदर है। 5 डेज तो स्किल्ड वाइपर है, और रसेल वाइपर कितने 3 डेज के अंदर करता है इफेक्ट है। ठीक है। इसके अंदर अपन को देखना है कि घंटे हॉर्स किस में बताए तो कोबरा और क्रेत के अंदर। और क्रेत के अंदर कितना होता है, क्रेत के अंदर होता है 18 हॉर्स, जबकि कोबरा के अंदर कितना 8 हॉर्स। ये क्यों पता है, क्योंकि ये ज़्यादा वेनम रिलीज कर रहा है पर बाइट के अंदर, इसलिए इसमें सबसे कम टाइम लग रहा है। ठीक है। तो ये हुआ अमाउंट ऑफ वेनम पर बाइट। तो ये चीज़ हुई। इसके बाद में अपन देखते हैं कौन सा नेक्स्ट टॉपिक अपना वेनम कंटेंट, कि वेनम के अंदर क्या में क्या रहेगा कि स्लो मॉलिक्यूलर वेट वाले जो पेप्टाइड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं। एंजाइम्स की अगर अपन बात करें तो प्रोटीनेज होता है, हाइड्रोलेज होता है, और यूरोनिडेज होता है, कोलिनेस्टरेज होता है, एटीपेज होता है, राइबोन्यूक्लियेज होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज होता है, और फास्फोलाइपेज होता है। ये एंजाइम्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं। मिसलेनियस की अगर अपन बात करें तो मिसलेनियस के अंदर कौन कौन से कंटेंट, जैसे न्यूरोटॉक्सिन्स हो गए, कार्डियो ट्विन हीमोलाइसिन हो गया, और हीमोरेजिन्स हो गए। ठीक है। तो ये हो गए। अपन बात करते हैं कि जो सिम्टम्स यहाँ पे अपना आ रहा है सिम्टम्स के बारे में, कि किस टाइप के सिम्टम्स अपन को देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला आता है न्यूरोटॉक्सिक स्नेक। न्यूरोटॉक्सिक के अंदर कौन से कोबरा हुआ, क्रेत हुआ, और जो कोरल स्नेक था वो अपन ने देखा था। इनके अंदर दो टाइप के सिम्टम्स अपन को लिखने हैं, लोकल लिखने हैं और सिस्टमिक लिखने हैं। लोकल के अंदर क्या लिखना है कि फैंग मार्क्स अपन को देखने को मिलेंगे विथ मिनिमल स्वेलिंग की, स्वेलिंग क्या रहेगी, कम रहेगी। ब्लड स्टैंड फ्लूइड ओजिंग आउट, की ब्लड जो स्टैंड फ्लूइड है वो क्या रहेगा, बाहर की तरफ आते हुए दिखेगा। दूसरा आता है सिस्टमिक। सिस्टमिक के अंदर तो प्री पैरालिटिक स्टेज और पैरालाइटिक स्टेज हो गया। ठीक है। प्री और पैरालाइटिक स्टेज दो टाइप की देखने को मिलेगी। प्री पैरालाइटिक स्टेज के अंदर देखने को मिलती है जिसमें आती है वॉमिटिंग रहती है, हेडेक रहती है, और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगी। जो सेकंड टाइप है पैरालाइटिक स्टेज, उसके अंदर क्या देखने को मिलती है तो पेटोसिस देखने को मिलती है, जिससे क्या बोलते हैं ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड देखने को मिलेगा। इसमें क्या चीज़ देख सकते हैं अपन, ऑप्थेम ऑप्थेलोमप्लेजिया देखने को मिल सकती है, ड्राउजीनेस, डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया, कन्वर्जेंस, बल्बर पैरालिसिस एंड रेस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद में जो दूसरे लोकल फीचर्स ऑफ वेस्कुलोटॉक्सिक अपन को देखने हैं, तो इसके अंदर कौन सा जो वेपिरेडी जो वाइपर्स होते हैं वेस्कुलोटॉक्सिक वो देखेंगे। तो लोकल फीचर्स क्या होते हैं कि रैपिड स्वेलिंग, वहाँ पे क्या होता है मिनिमल स्वेलिंग देखने को मिल रही थी अपन को किसमें, न्यूरोटॉक्सिक के अंदर। ठीक है। तो न्यूरोटॉक्सिक के अंदर अपन ने देखी कौन सी, मिनिमल स्वेलिंग देखने को मिलेगी, जबकि जो वेस्कुलोटॉक्सिक उसके अंदर कौन सी रैपिड स्वेलिंग देखने को मिलती है विद डिस्कलरेशन एंड द ब्लेस्टर फॉर्मेशन विच में एक्सटेंड टू द एंटायर बिटन लिम्ब एंड समटाइम्स इन्वॉल्व द ट्रैक। ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिलता है क्या, ब्लिस्टर देखने को मिलता है। ब्लिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है यहाँ पे। सिम्टम हो जाता है फ्रैंक ब्लीडिंग फ्रॉम द बाइट साइड, और सीवियर पेन देखने को मिलेगी। ये लोकल फीचर्स हो गए जो अपन बाहर से देख सकते हैं वेस्कुलोटॉक्सी, क्योंकि ये वेस्कुलर आई मीन जो वेसल सिस्टम है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम उसके ऊपर इफेक्ट करा है, इसलिए अपन को ये फीचर जिसमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके बाद में दूसरा अपन को देखना सिस्टमिक। सिस्टमिक के अंदर क्या क्या रहेगा कि जनरलाइज ब्लीडिंग टेंडेंसी लाइक एपिटैक्सिस और हीमोटाइसिस, ब्लीडिंग गम्स देखने को मिल सकते हैं, हेमेटोयूरिया, मेलेना, और परप्यूरिक ब्लीडिंग स्पॉट इन स्किन, और रेनल फेलियर देखने को मिल सकता है। ये सिस्टमिक फीचर्स हो गए। इसके बाद में अपन बात करते हैं अपन से हाइड्रोफाइडी स्नेक के बारे में, जिनके अंदर अपन दो टाइप देखते हैं, एक तो लोकल फीचर, दूसरा सिस्टमिक फीचर। लोकल फीचर के अंदर क्या मिनिमल स्वेलिंग और पेन देखने को मिलेगा, जो न्यूरोटॉक्सिक है वैसे देखने को मिलता है। फ्रैंक ब्लीडिंग फ्रॉम द बाइट साइड। ठीक है। तो फ्रैंक ब्लीडिंग देखने को मिलती है बाइट साइड से। दूसरा टाइप है सिस्टमिक फीचर। सिस्टमिक फीचर में अपन को देखने को मिलेगा माइलेजिया देखने को मिलता है, मसल स्टिफनेस, बाइन्यूरिया देखने को मिलेगा, रीनल ट्यूबर नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, और रीनल फेलियर्स देखने को मिलेंगे। ये कॉमन सिम्टम्स हाइड्रोफाइड के अंदर और वेस्कुलोटॉक्सिक दोनों टाइप के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ स्नेक बाइट। तो स्नेक बाइट का डायग्नोसिस क्या देखेंगे, सबसे कॉमन है फैंग मार्क देखने को मिलेंगे अपन को। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्नेक, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं जिसके अंदर अपन ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स के अपन क्या करवा सकते हैं, हेमेटोलॉजिकल
डायग्नोसिस करवा सकते हैं, जैसे एनीमिया, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिल सकता है, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ठीक, और डिप्रेस्ड फाइब्रिनोजन लेवल देखने को मिल सकता है। ईसीजी के अंदर क्या चीज़ देख सकते हैं, तो कॉमन ईसीजी देख सकते हैं कि ब्रेडिकार्डिया देख सकते हैं, उसके अंदर एसटी एलिवेशन या डिप्रेशन देख सकते हैं अपन। इसके बाद में हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा, हाइपो हाइपोक्सेमिया देखने को मिलेगा। यूरिन के अंदर देख सकते हैं हेमेटोयूरिया, प्रोटीनूरिया, हीमोग्लोबिनूरिया और मायोग्लोबिनूरिया देखने को मिल सकता है। रीनल के अंदर इन एक्यूट रीनल फेलियर देखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि रीनल फेलियर अपन ने दो जगह देखा था, हाइड्रोजोफाइड जो स्नैक है उसके अंदर, और दूसरा जो अपना वेस्कुलोटॉक्सिक है उसके अंदर देखने को मिलेगा, और रेस्पिरेटरी फेलियर अपन को देखने को मिला था न्यूरोटॉक्सिक के अंदर, ठीक। इसके बाद में अपन देखते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट, तो इसमें दो टाइप का मैनेजमेंट देख सकते हैं, एक तो अपना आता है फर्स्ट एड मैनेजमेंट देख सकते हैं, दूसरा रहता है हॉस्पिटल मैनेजमेंट। फर्स्ट एड के अंदर, फर्स्ट एड जो मेजर है उसके अंदर अपन क्या क्या चीज़ें करवा सकते हैं, रीएश्योरेंस करवा सकते हैं, रिमूवल करवा सकते हैं, कहा जाएगा ज्वेलरी का, वॉच, रिंग जो भी उसने पहना है, जो क्या क्या कर सकता है कि जो स्वेलिंग को क्या कर सकता है, दबा सकते हैं स्वेलिंग, उस चीज़ को अपन को रिमूव करवाना है, ठीक है। और अरेंज क्या करना है अपन को, रैपिड ट्रांसपोर्ट टू द हॉस्पिटल वेयर एंटी स्नेक वेनम इज अवेलेबल, इमोबिलाइजेशन ऑफ द लिम्ब, और डू इट राइट अप्रोच, रीएश्योरेंस, इमोबिलाइजेशन करवाना है, गेट टू हॉस्पिटल इमीडिएटली एंड टेल द डॉक्टर अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। इसके बाद अपन फेज़ 2 के अंदर जो हॉस्पिटल के अंदर क्या-क्या चीज़ की जाती है, वो की जाती है स्पेसिफिक एंटीवेनम दिया जाता है। स्पेसिफिक एंटीवेनम जिसे ऑब्टेन फ्रॉम द सीरम ऑफ द हॉर्स इम्यूनाइज़ अगेंस्ट वेनम ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ स्नेक, ठीक है। तो ये 2 टाइप हो जाता है स्नेक बाइट के अंदर, एक तो स्पेसिफिक एंटीवेनम हो सकता है अपना, एक तो स्पेसिफिक हो सकता है, दूसरा होता है पॉलीवैलेंट। स्पेसिफिक के अंदर क्या होता है कि क्या किया जाता है कि एंटीवेनम ओनली वन टाइप ऑफ स्नेक लिया जाता है, जबकि पॉलीवैलेंट के अंदर क्या होता है, prepared by immunizing horse against four common poisonous snake like cobra, क्रेथ एंड रसेल वाइपर एंड सो स्कल्ड वाइपर, ठीक है। तो ये 4 टाइप के स्नेक रहेंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस टाइप के स्नेक और किस टाइप के एंटीवेनम में मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद में अपन इसमें लिखा है कि एंटीवेनम क्या किस प्रकार अपन को देना है, कि शुड बी गिवन द इंट्रावेनसली आईवी अपन को देना है इसके अंदर, और कंटिन्यूअसली सलाइन ड्रॉप 30 मिनट्स, ओवर 30 मिनट्स में देना है अपन को, कि हर 30 मिनट के बाद में इट शुड बी रिपीटेड पर होवर इफ द सिम्टम्स, अगर सिम्टम्स उसमें बने रहते हैं तो हर घंटे पे अपन को देना है। द फर्दर डोज ऑफ द एंटीवेनम शुड बी गिवन 6 और यूनिट द सिम्पटम्स डिसअपियर कंप्लीटली, ठीक है। तो 6 घंटे तक अपन को देना जब तक कि उसके जो सिम्पटम्स है वो डिसअपियर ना हो जाए। 0 इन द मिनिमम पॉइज़निंग 5 वायल्स, ठीक है, तो 5 वायल्स अपन दे सकते हैं। ठीक है, ये 0 नहीं है। इन मिनिमम पॉइज़निंग के अंदर 5 वायल्स, और मॉडरेट पॉइज़निंग 10 वायल्स, ठीक है। तो 10 वायल्स अपन दे सकते हैं मॉडरेट में, और बहुत ज़्यादा पॉइज़निंग हुई है तो इसके अंदर 15 टू 20, ये अपन 15 टू 20 काय के अंदर ले सकते हैं, कि कोबरा पॉइज़निंग के अंदर अपन देख सकते हैं। इसके बाद में आता है नियोस्टिग्मान मिथाइल सल्फेट, ये इसके अंदर एट्रोपिन सल्फेट और कंटिन्यूस इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के अंदर दे सकते हैं। इसके बाद आता है कि ब्रॉड, इसके अंदर और क्या-क्या चीज़ें होती हैं एंटीवेनम के अंदर, इसके अंदर होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होते हैं लोकल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, टिटनेस अपन लगा सकते हैं, टॉक्सोइड टू प्रिवेंट टिटनेस, और नियोस्टिग्माइन और एट्रोपिन दे सकते हैं एडमिनिस्टर इन द इलेपिड स्नेक बाइट टू न्यूट्रलाइज टू टॉक्सिन एट टिश्यू लेवल, ठीक। हिपेरिन जैसे तो फाइब्रिनोजन वाइपर स्नेक बाइट के अंदर। तो ये चीज़ हुई अपनी कंप्लीट, कि स्नेक जो एंटीवेनम है उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद में आता है ऑटोप्सी फाइंडिंग। ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर अपन क्या चीज़ देखते हैं, कि जो पॉइज़न होता है स्नेक बाइट लीव्स 2 फैंग मार्क ऑन द बॉडी, ठीक है? कि 2 फैंग मार्क अपन को देखने को मिल सकते हैं। नॉन पॉइज़नस रहेगा तो सेमी सर्कुलर टीथ अपन को देखने को मिलेगा। पंक्चर पंक्चर रहेगा 1.5 सेंटीमीटर टू इन कोलोब्रिन, और 2.5 सेंटीमीटर वाइपरिन, ठीक है? तो 1.5 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर का क्या रहेगा, पंचर देखने को मिलेगा। एडिमा देखने को मिल सकता है, डिस्कलरेशन होता है, सेलुलाइटिस, ड्राइड ब्लड स्टैंड, सीरम एट द साइट ऑफ द बाइट यूजुअली प्रेजेंट रहता है। हेमोरेज फ्रॉम द स्टमक यूजुअली प्रेजेंट रहता है। वॉशिंग फ्रॉम बिटन एरिया कंटेन एसिटाकोलिन, स्ट्रेच थ्रोम्बिन प्लास्टिन, ये देखने को मिल सकता है अपन को। इन केस ऑफ द न्यूरोटॉक्सिन वेनम साइन ऑफ द एस्फाइसिया, एस्फाइसिया अपन को देखने को मिल सकता है। इन सम वाइपर बाइट लोकल अपीयरेंस ऑफ द एमोर स्ट्राइकिंग ड्यू टू द सीवियर ओजिंग ब्लड फ्रॉम द पंक्चर साइट, ठीक है। तो अपन को क्या देखने को मिल सकता है, एमोर स्ट्राइक
मोर स्ट्राइकिंग, ठीक है? इसके बाद अपन देखते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट। मेडिको लीगल एस्पेक्ट के अंदर क्या चीज़ ध्यान रखना है कि जनरली क्या होता है, एक्सीडेंटली होता है, रेयरली होमिसाइड हो तो बहुत रेयरली होता है। ये होमिसाइडल किस कंडीशन में हो सकता है, ड्रग्स की कंडीशन में हो सकता है, ठीक है? और स्टिल रेयरली सुसाइडल, और सुसाइडल भी बहुत कम है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल फॉर द श्योर इफ द स्नेक इज वेनमस, और एज पर सम पीपल से पॉइजनस जस्ट बाय लुकिंग एट द सर्टन फीचर, ठीक है? तो ये हुआ अपना स्नेक के बारे में। अब अपन अगले लेक्चर में कौन से टॉपिक की बात करेंगे, वो करेंगे अपन लोथा विज, वर्सिक विज और मूसिका विज। तो ये सारे टॉपिक छोटे छोटे हैं, तो इनके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? सो थैंक यू।